बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम न्यूज़ कैफ़े के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है, इस हवाले से हम अक्सर बात करते हुए नज़र आते हैं और हम हर प्लेटफॉर्म पे इस बारे में बात कर रहे होते हैं। वो चाहे आप अपने ही घर में बैठ के भी अगर किसी चीज़ की बात करेंगे तो वो लाजमी महंगाई की बात करेंगे आप। तो जी हाँ, महंगाई ही हमारा आज का मौजू है और इस हवाले से तकरीबन पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग जो हैं वो हुकूमती इक़दामात से कुछ बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे थे, मगर हाल ही में हमें हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे स्टेप्स जो हैं वो नज़र आए हैं कि जिससे कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि हुकूमत इस बारे में सीरियसली काम करना चाह रही है। और वो जो हुकूमत की जानिब से बयानात आ रहे हैं उनका भी वो भी कुछ इसी तरह के हैं कि हुकूमत चाह रही है कि जो मुल्क हमारा जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इसके समरात जो हैं वो आवाम तक पहुँचें और लोगों की ज़िंदगियाँ और उनका जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो थोड़ा सा बेहतर हो। ये हुकूमत की कोशिशें, ये कहने की बातें, ये तो हमेशा सुनते आए। अब आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि किस हद तक सब सही है और क्या वाकई आवाम को कुछ फ़वाइद हासिल होना शुरू हुए हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी हमें देखने में मिली है। तो क्या ये इसी तरह चीज़ों में कमी वाक़या होती रहेगी? आलमी मंडियों में जब चीज़ों की कीमतें कम होती हैं तो मुल्क में उस हिसाब से कितनी कीमतें कम होनी चाहिए? मुख्तलिफ बयानात हैं इस हवाले से, इसी बारे में आज अपने मेहमानों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा, मेरे साथ मौजूद हैं जो पहले मेहमान, ये कराची एडिटर्स क्लब के सदर हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब मुबश्शिर मीर साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है माशाल्लाह। मेरे साथ जो आज स्टूडियो में दूसरे मेहमान मौजूद हैं ये तज्ज़ियाकार हैं, इनसे भी हम आज इसी हवाले से तज्ज़िया प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सैयद मोहम्मद बाकर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड माशाल्लाह। सर, क्या खबरें हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने की जो हुकूमत की जानिब से कोशिशें हैं ये किस समत में जा रही हैं? क्या ये बिल्कुल सही राइट डायरेक्शन है? अच्छा, बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। एक चीज़ तो ये है कि एक है गवर्नमेंट का वे ऑफ गवर्नेंस, बल्दियात यानी कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, फिर सूबे, फिर मरकज़। एक है मार्केट मैकेनिज्म और एक है मार्केट का सिस्टम। ठीक है। अब ये है कि प्रोडक्ट्स जो हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फेडरल गवर्नमेंट देखती है, तो उसके एक होता है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसमें जैसे आपने पेट्रोल का, डीजल का जिक्र किया, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है मोस्टली जो है वो हमारी बाई रोड्स ज्यादा है, बाई रेल जो है वो कम है। ठीक है। और उसमें पेट्रोल डीजल की प्राइस जो है वो बराह रास्त असर अंदाज होती है। इसमें फेडरल गवर्नमेंट का हाथ है कि वो प्राइसेस कंट्रोल वो करती है, वो देखती है जी, जैसे कम अभी की हैं। और इंटरनेशनल मार्केट का भी आपने जिक्र किया, वहां पे वो भी आएंगे उस तरफ हम लोग। अच्छा, लेकिन ये कि जो बाकी है कि भाई प्राइस को कंट्रोल करना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है और होना भी वही चाहिए। लेकिन ये कि बल्दियाती निज़ाम बहुत कमजोर है, तो डीसीज उसको देखते हैं। तो कौन सा निज़ाम यहाँ पे बड़ा मजबूत है? अच्छा, उस बारे में अच्छा, डीसीज का जो सिस्टम चल रहा है, जो मेरी मालूमात है, जो मैं कुछ लोगों से बात भी करता हूँ, कुछ फीडबैक हमें मिलता भी है, कि वो एक ना लगा पिटा घसा पिटा सदियों पुराना जैसे निज़ाम होता है ना, वो है कि वहां पे ये देखा जाता है कि डीसी ऑफिस से एक लेटर निकलता है कि आप लोग जाएं और मार्केट से प्राइसेस चेक करें। वो जाके बेचारे ठेले वाले को, रेडी वाले को, छाबड़ी वाले को 2-2 हजार 3-3 हजार जुर्माने करके आके एक लिस्ट देते हैं और उसके बाद ये बताया जाता है कि आज हमने इतने लाख जुर्माने किए हैं। ये है उनका प्राइस कंट्रोल करने का तरीकाकार, जो कि बिल्कुल फजूल है। अब वो देखें, मैंने कहा मार्केट मैकेनिज्म और मार्केट सिस्टम। मार्केट मैकेनिज्म तो ये है कि जो तलब और रस्त का निजाम है कि डिमांड और सप्लाई, अगर आपने मार्केट फ्री मार्केट रखी हुई है तो ठीक है। लेकिन जो होर्डिंग का निजाम है, स्टॉकिस्ट एक होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, एक जैसे अभी चीनी के लोग जो हैं वो निकल रहे हैं कि जो एक सप्लाई है उसको जिन्होंने ब्रेक किया हुआ था। तो एक चीज तो ये है कि मसलन जो मार्केट का आपका निजाम है, खा वो सब्जी मंडी है, खा वो फ्रूट मंडी है, खा वो जिन्स की मंडी है और खा वो चीनी की मंडी है, वहां पे कुछ लोग वो हैं
जिनके पास पीछे बहुत बड़ा सरमाया है, वो चीज जो है ना बल्क में खरीदते हैं, किस जगह रखते हैं किसी को नहीं पता होता, छुपाई होती है, उनके स्टोर खुफिया स्टोर भी होते हैं, आम तौर पर अप्रूव्ड जो है वो स्टॉकिस्ट नहीं भी होते, लेकिन उसके पीछे एक सरमायादाराना सरमाए वाली गेम होती है, तो जो असरअंदाज हो जाते हैं आपकी तलब और रस्त के निजाम के ऊपर। ठीक है, ये तलब और रसद इस बारे में बात करते हैं, मगर एक छोटी सी इसमें थोड़ी सी मुझे बताते चले। आपने कहा कि जो लोगों ने स्टोर किया होता है, जो ठीक है, जो जखीरा करते हैं, क्या जैसे अभी चीनी की बात हो रही थी, तो क्या चीनी जितनी भी बनी है तो वो सारी की सारी इकट्ठी मार्केट में आ जाती है, या वो कहीं ना कहीं स्टोर भी तो होती होगी? देखें, होती है, लेकिन ये होता है कि एक गवर्नमेंट जो है, जो उसको महकमा खुराक है आपका, हाँ। उसके इल्म में होता है कि कितनी गंदम हम दे रहे हैं। अच्छा, उनके इल्म में होता है, उतने इल्म में होता है, वहां पे परमिट्स वगैरह या जो एक सप्लाई का सिस्टम है, कितनी जो है वो फ्लोर मिले हैं, कितनी गंदम इनको हम देते हैं, पीछे स्टोर्स का एक निजाम है, कितनी गंदम इनको सब्सिडाइज देते हैं, कितने आगे आटा इनको उन्होंने कहां सप्लाई करना है। लेकिन जहां पे लोग जो हैं, आपको पता है कि जो एक करप्शन का निजाम है, जो करप्शन का सिस्टम है, जिसमें आप सप्लाई को कम कर देते हैं। फर्ज करो एक चीज की कीमत, एक चीज की सप्लाई रोजाना 100 टन है, ठीक है, आप उसको 80 टन पे कर देते हैं, 20 टन आप शॉर्टेज कर देते हैं ऑलरेडी, हाँ। और वो उसी को आप बरकरार रखते हुए रोजाना 5-5, 10-10 करते करते आप 50 पे ले आते हैं, तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है ना, जब शॉर्टेज आएगी मार्केट के अंदर तो उसकी प्राइस में इजाफा होगा। ठीक है, तो एक वजह ये भी है, ये भी है। अच्छा, अब ये है कि जो बल्दियात का सिस्टम चूंकि नहीं है, डीसीज के थ्रू आप चलते हैं, वो जो तरीकाकार मैंने बताया वो गलत है। प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है मुल्क में प्राइसेस को कंट्रोल करना, प्राइम मिनिस्टर का ये ऑफिस का एरिया नहीं है। नहीं, मगर दावा तो प्राइम मिनिस्टर ने दावे तो किए थे। दावा करना एक अलग बात है, लेकिन देखिए दुनिया में आप देखें कोई बहुत बड़ी आफत आ जाए, खुदा न खास्ता, हाँ। बड़े लेवल पे फसल को मसला हो जाए, बड़े लेवल पे कोई तबाही आ जाए, तो फिर आप फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत उसमें इस लेवल पे आए। लेकिन ये आपका बल्दियाती निजाम कमजोर होने की वजह है कि आपकी ना प्राइस चेक हो रही है, ना फहीम, ना उसका क्वालिटी सही तरह चेक हो रही है। एक सिर्फ चीज कहूंगा, फिर आप उसको कीजिएगा। मैं आपको बताऊं, मैं अभी कल परसों ही इसके ऊपर लिख रहा था, थोड़ा सा अभी मुकम्मल नहीं किया था। इसी मुल्क के अंदर आपको मुर्गियां जो हैं, जो ठंडी मुर्गी के नाम से मशहूर है, मरी हुई मुर्गियां, वो भी बिकती हैं। उसे उर्फे आम में मार्केट में ठंडी मुर्गी कहते हैं। मुझे आप बताएं, उसको कौन चेक कर रहा है उस क्वालिटी को, कि ठंडी मुर्गी के नाम पे जो फरोख्त होती है, और ओपनली फरोख्त होती है, और वो उसकी आगे प्रोडक्ट्स बन के बिकती हैं, और उसकी प्राइस जो होती है, उसकी बिरयानी, उसका जो टिक्का, वो सस्ता होता है। आम आदमी को ये लगता है कि ये बहुत सस्ता बेच रहा है और सही बेच रहा है, बड़ा नेक आदमी है, लेकिन एक्चुअली पता चलेगा आपको ये ठंडी मुर्गी यूज कर रहा है। ठीक है सर, बाकर साहब, आप जो इन्होंने बताया महंगाई के ये 3 जो खास इन्होंने जो पॉइंट्स बताए नुक्ते के, इनकी वजह से भी चीजें महंगी होती हैं, आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं, या आपकी क्या मालूमात है कि चीजें महंगी होने के हवाले से? देखिए, मैं बहुत हद तक तो इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, और ये जायज़ है, इंसाफ का तकाजा भी यही है, जो चीज़ रियलिस्टिक हो उसके साथ हम। हमारे मुल्क में एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है, जो नेगेटिव न्यूज़ होगा वही न्यूज़ बन सकता है, उसके बजाय आप जो बात अगर करेंगे वो बात आपकी नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक किया जा सकता है कि लोग अवामुन्नास तकलीफ में हैं। मीडियोकर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये तमाम लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और अवाम से ही पूरा मुल्क बनता है, और मुल्क से जो है फिर पूरा एक माशरा जन्म लेता है। सही है। असल जो प्रॉब्लम इस वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के गवर्नेंस का मामला नहीं है, कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो भी है। जियोपॉलिटिक, मिसाल के तौर पे बारिश पिछले सीजनों में, आप और हम तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ब्रॉडन बे पे जब जाकर लेते हैं, क्योंकि जितनी भी कमोडिटीज़ है वो पूरे दुनिया में ट्रेडिंग होती है। आज फ्री मार्केट इकॉनमी है। फ्री मार्केट इकॉनमी के अंदर इसाक डार साहब ने कहा था कि मैं किसी भी चीज़ के प्राइस को बढ़ने नहीं दूंगा, उन्होंने इंपोर्ट फ्री कर दिया था। Why that has been happened? Just because the economy has the kitty in their pocket to import such a product from international market at a lower price. अब यहाँ पर ये बात है कि आज आपके मुल्क के पास पैसा नहीं है, पैसा मतलब लोकल करेंसी नहीं।
आपके पास इंटरनेशनल करेंसी जो डॉलर जिस टर्म्स में लेते हैं वो नहीं है। इसके वजह से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी चीज़ों के अंदर कमोडिटी को कंट्रोल करने में। ठीक है सर, यहाँ पे हम छोटा सा पॉज देंगे, एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो यहीं से फिर बयान कीजिएगा कि ये जो इंटरनेशनल मनी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये किस तरह मुल्क में बढ़ाई जा सकती है और वो हमारी चीजों की कीमतों पर किस तरह असरअंदाज होती है, थोड़ा सा ये भी हमें समझाइएगा। दोस्तों एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एग्रीकल्चर मुल्क है, अदरक हमारे यहाँ चाइना से इंपोर्ट होता है, लहसुन हमारे यहाँ चाइना से इंपोर्ट होता है, अभी रमज़ान आने वाला है, काले चर्री जितने वो कनाडा से हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रहा होता है। जी 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 बिल्कुल। आप इसको ये आप अभी बैठे बैठे देख सकते हैं, गूगल सर्च कर लें आपको नज़र आएगा। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ ग्रेन जो है वो तक इंपोर्ट होती हैं। ये तो खुशकिस्मती है इस वक्त हमारे यहाँ गंदम जो है वो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, वरना पिछले दिनों में तो हम लोगों ने गंदम के लिए डॉलर अमेरिका को पेड किया। तो हम ज़राई मुल्क कैसे हैं, ये भी तो एक सवाल होता है। एक्चुअली ये बदकिस्मती हम लोगों की रही है कि लास्ट 30 ईयर्स से हम लोगों ने अपने रिजर्वॉयर को नहीं बढ़ाया। ये एक अलग सेगमेंट चला जाएगा कि हम अपने रिजर्वॉयर और अपने रिसोर्स, एग्री रिसोर्स को बढ़ाने के लिए चले जाएं, इन चीज़ों पे चला जाएगा, फार्मिंग की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जो महंगाई जो मेन फैक्टर है जिससे अवामुन्नास जो तकलीफ उठा रही है, उनको इस बात को समझना चाहिए और ये यकीन करना चाहिए कि आने वाले दिनों में श्योर है कि ये जो है ना महंगाई वो कम होगी, जिसका एक मिसाल आपको अभी नज़र आ रहा है। और मैं आपको अभी से ये कह देता हूँ, आज पहली दूसरी तारीख है, आप अगले महीने देखेंगे डॉलर पेट्रोल की कीमत फिर दोबारा कम होगी, इसलिए कि इंटरनेशनली इम्पैक्ट भी उसके ऊपर आ रहा है। और जो लास्ट मैंने आपको वक्फे से पहले कहा था कि इंटरनेशनल करेंसी आपको चाहिए, डॉलर रिजर्व आपको चाहिए। पिछली गवर्नमेंट के अंदर ट्रेड डेफिसिट जो था वो बहुत ह्यूज था, 19 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था। आप सोचें कि आपके पास डेफिसिट नुकसान, मतलब आपकी इनकम हो 100 रुपये और आप खर्च कर रहे हो 200 रुपये, उस ट्रेड डेफिसिट के ऊपर 100 रुपये अगर आप लोन लेके काम लेके चलाते हैं तो आप सस्टेन नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से जो है ना हम लोगों ने IMF के पास जाने को इरादा किया और ये तमाम मामला इस वक्त है। आज बेहतरी की तरफ है, इस वक्त 19.75 बिलियन के रिजर्व पाकिस्तान का है, जो एक सेटिस्फैक्ट्री है। और आने वाले दिनों में जिस तरह हर वीक की स्टेट बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से आता है 70 to 75 मिलियन डॉलर के करीब हर वीक आपका माशाल्लाह बढ़ रहा है। और अभी IMF का नया ट्रांच भी इंशाल्लाह ताला अगले महीने अप्रैल तक वो 450 मिलियन डॉलर का आ जाएगा, तो इससे बहुत बेहतर पोजीशन में। देखिए हमारी सिक्योरिटी भी थ्रेट हो रही है, इस चीज़ की वजह से आपके बराबर में इंडिया है, कितना दुनिया का इस वक्त तीसरे नंबर पे डिफेंस एक्सपेंडिचर करने वाला मुल्क है। इस वक्त हम लोगों को ये बात भी समझना चाहिए कि पूरी मुल्क स्टेक के ऊपर थी इन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, जो अल्लाह का शुक्र है बेहतर है और अब इसकी बेहतरी आवाम तक भी आना शुरू होगी। ठीक है सर, अभी जैसे कि सर ने कहा कि इस वक्त जो है ना हम बेहतरी के रास्ते पे हैं और आवाम जो है उसको भी मतलब इसके समरात मिल रहे हैं, उनका मतलब कुछ यही था जो हुकूमत की जानिब से जो उनका मौक़िफ़ है जो हम सुनने को हमें मिलता है। क्या वाकई आपको लगता है कि अभी जो खबरें आ रही हैं इससे अवाम डायरेक्टली मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? क्योंकि देखें हो सकता है कि मुस्तकबिल में अवाम के हक में चीज़ें आना शुरू हो जाएं। अभी पेट्रोल की कीमत 5 रुपये कम हुई है, मगर ये पिछले कुछ अरसे में बहुत सारी कीमत बढ़ी भी तो थी। अब तो उसमें तो मतलब अभी अवाम को उस तरह फायदा तो नहीं हुआ, आमदन उनकी नहीं बढ़ी, बेरोजगारी तो अभी भी उसी तरह है। तो जरा इस हवाले से देखिए। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि जो चीजें बेहतरी हुई हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो वो हुई हैं, ठीक है, और हो रही हैं। अब माइक्रो में अभी हम गए नहीं है कि जैसे जो पब्लिक को जो दूसरा मरहला है, वो दूसरा मरहला है। अगर इसी तरह चीजें जैसे तेल की प्राइस है, अब तेल की प्राइस पहले वर्ल्ड वाइड, जैसे बाकर साहब कह रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कम हुई है। अब ज़ाहिर है कि एक आपकी LC पहले की खुली होती है, तेल बाद में आता है, फिर वो प्राइस जो है वो अगर यही सिलसिला आगे चलता है, लेकिन हमें वो डेफर पेमेंट पे भी मिल रहा है तेल, तो लिहाजा गवर्नमेंट आपको वो भी पता है कि जो सऊदी अरब से मिल रहा है वो डेफर पेमेंट पे भी है, जिससे गवर्नमेंट जो है ना उसने अपनी एक आमदनी का बहरहाल इसको भी एक जरिया रखा हुआ है कि वो गवर्नमेंट इससे टैक्स कलेक्शन जो है वो ज्यादा, उसको लगता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात है, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो उस सोल्यूशन नहीं है,
ये डिफर्ड पेमेंट क्या होती है? कि डेफर पेमेंट, अभी हम तेल ले रहे हैं, पहले आपने हम लेके उसे इस्तेमाल करेंगे, बेचेंगे, जो पैसे फिर बाद में पैसे की एक डेट मुकर्रर है, उस पे हम उनको बाद में पैसे देंगे, अपना कमीशन प्रॉफिट रख के। ज़ाहिर है वहां से तो आया है, तेल आया है, फर्ज करो वहां से हमने $1 अरब का लिया है, तो हम पहले वो $1 अरब का यहाँ बेच लेंगे, उसके बाद ही उसकी एक जो डेट तय हुई है कि किस वो 6 महीने बाद, साल बाद वहां पे पैसे वापस करने, तो हम फिर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तेल हमें आ रहा है, जो एक सर्टन उसकी जो है मिकदार जो है वो तय हुई है, जो सऊदी अरब के साथ हुआ, तो ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह कि चूंकि हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस का मॉडल अपनाया हुआ है, जिसमें आप देखें कि एक तो अगर मैं एज ए आमदनी पे टैक्स दे रहा हूं, सैलरी पे दे रहा हूं या कमाई पे दे रहा हूं, तो लेकिन जब मैं खरीदारी कर रहा हूं मैं फिर भी टैक्स दे रहा हूं, ठीक है, लिहाजा डबल टैक्स दे रहा हूं। पहले मैंने अब कमा के उस पर दिया, फिर उसके बाद मैंने चीज खरीदी फिर दिया। अब ये गवर्नमेंट के लिए ये एक आसान नुस्खा है कि डिपार्टमेंट उसको टैक्स जमा करके दे देते हैं, जिसमें करप्शन भी बहुत होती है। मतलब वो पेट्रोल की कंपनियां दे रही हैं, फिर जनाब दूध की कंपनियां दे रही हैं, उसके बाद जी वो कोल्ड ड्रिंक की कंपनियां दे रही हैं, मतलब उनके लिए दूसरे लोग जो हैं टैक्स कलेक्शन करके वो आपको ला के दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया में जो बेहतर मॉडल है उसमें रेशो जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस की ज्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की कम है, इसलिए महंगाई वाला जो एलिमेंट है वो वहां पे कम है कि मैंने एक दफा टैक्स दिया अपनी आमदनी पे, उसके बाद मुझे चीजें सारी सस्ती मिल रही हैं, सब्सिडाइज है। अच्छा देखिए, मैंने यूरोप में देखा बहुत सी जगहों पे, वहां पे आपको एक वक्त का खाना जो है वो 3000 रुपए का भी खाने को मिलता है। हाँ, वो तो उनके लिए वो बड़ा मुनासिब है, और ठीक तो है, उनके लिए वो महंगा क्यों नहीं है? यहाँ पे लोगों के पास इसीलिए अच्छा फिर 10 रुपए की या 12 रुपए की रोटी महंगी महसूस होती है, तो ये भी वो क्या डिफरेंस क्या होता है? अच्छा फिर एक चीज ये है कि हमारी फीकस आमदनी, कि हम कमा कितना रहे हैं, ये असल चीज ये है कि मतलब हम अपनी आमदनी बढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज डाउन हो गई हैं, बहुत सी चीजों में जो है वो कट लग गया है, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर अपने कम कर दिए हैं, तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी निकल रही थी उसमें फर्क पड़ गया। अच्छा तीसरी बात यह है कि आप देखें कि जो अगर बाहर से चीजें आ रही हैं तो आपके दुनिया के साथ ट्रेड के मॉडल क्या हैं। अच्छा, पाकिस्तान की पहले तो फूड सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो सबसे पहले होता है कि आप कितने अफराद हैं और आपको कितनी गंदम चाहिए, कितना चावल, चीनी, घी चाहिए। हमने अपनी आबादी गलत डिक्लेयर की हुई है। फिर हमारी जो ट्रेड का मॉडल है वो ये है कि अफगानिस्तान रोजाना माल जा रहा है और हमें नहीं पता कितना जा रहा है, ठीक है, वो आगे सेंट्रल एशिया भी जा रहा है, अगर ईरान में भी बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है, मसलन वहां से भी इधर से भी जा रहा है। मसलन जो हमने अगर गंदम अपने लिए रखी थी कि फर्ज करो हम 20 करोड़ लोग हैं या 22 करोड़ हैं, तो हमने उनके लिए गंदम रखी थी, लेकिन हमें नहीं पता कि वो 5-6 करोड़ को हमने आगे भी बेच रहे हैं। तो हमारी सबसे प्रॉब्लम फूड सिक्योरिटी के हवाले से ये है, बेचिए उससे ज्यादा। आप मुझे बताएं ना, आप घर के अगर 4 अफराद हैं तो आप 4 अफराद का बजट बनाएंगे ना। अगर आप हो 6 और 4 बना के चलें तो प्रॉब्लम होगी ना, बिल्कुल होगी प्रॉब्लम। तो ये हमने अपनी पूरी प्लानिंग को खराब किया। ठीक है, तो बहुत सी जगहों पे हमें करेक्शन की जरूरत है। करेक्शन की क्या जरूरत है? एक तो हम अपनी रियलिस्टिक हो जाएं, आबादी सही बताएं, उसके मुताबिक प्लानिंग करें, ठीक है। और जिन मुल्कों के साथ हमें ट्रेड में बार्टर सिस्टम हम लागू कर सकते हैं, वहां पे हम बार्टर सिस्टम के साथ चाहे माल के बदले में माल का काम करें, तो थोड़ा सा रिलीफ आने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल सही, माल के बदले माल, इस हवाले से भी बात करेंगे हम। एक छोटा सा वक्फा है जनाब, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और आज हम न्यूज कैफे में बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से कि महंगाई को काबू करने की कोशिशें जो नजर आ रही हैं, क्या ये बिल्कुल सही समत में जा रही हैं? क्या वाकई अवाम बहुत जल्द हुकूमत की इन कोशिशों के समरात हासिल करेंगे? इस हवाले से बात हो रही है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर मीर साहब, जो कि सदर हैं कराची एडिटर्स क्लब के, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, और हमारे साथ दूसरे मेहमान तजियाकार हैं जिनका जो है सैयद मोहम्मद बाकर साहब। बाकर साहब, अभी वक्फे से पहले बात कर रहे थे मुबश्शिर साहब के महंगाई को रोकने के लिए एक और बहुत ही बड़ा एक जो कुलिया है, जो फॉर्मूला है जिसपे दुनिया ने काम किया है, वो है फीकस आमदनी को बढ़ाना। तो ये बात वाकई काफी हद तक ठीक लगती है कि अगर हमारी जो कुव्वत खरीद है अगर वो बढ़ जाए तो फिर चीज जितनी मर्जी महंगी हो हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारी जेब में 1000 की बजाय अगर लाख रुपया है और चीज अगर 100 की बजाय 500 की भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है?
देखिए 1,000 के बजाय अगर 1 लाख हो, इंडोनेशिया की एक करेंसी $1 बराबर है ईरान के अंदर 46,000 रुपए। 1 लाख रुपए होना इम्पोर्टेंट नहीं है 1,000 की जगह। आपकी करेंसी की क्या वैल्यू है, क्या वर्थ रखती है। आप 1 करोड़ का भी नोट छाप सकते हैं, करेंसी को डिवैल्यूएशन करते चले जाएं। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कमोडिटी और चीजें लोगों के रीच में कैसे रहती हैं। जी जी। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने कहा, फी का आमदनी, जिसको पर कैपिटल इनकम कहते हैं, ये जनरल मासेस, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है वो 60 एंड अबव % जो है वो इलिटरेट है, जिनको पता नहीं है, और यही वोट देती है और यही डेमोक्रेसी को चला रही है। तो एक्चुअल पर कैपिटल इनकम जो है वो समझ में आना चाहिए कि वो क्या है। जो एक्सपेंडिचर एक इनकम पूरे मुल्क की है, वो इनकम जो है वो तमाम लोगों में डिवाइड हो जाती है, तो पर कैपिटल इनकम आपका बनता है। और ये मेजॉरिटी आता है या तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर से हो या फिर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर करे, जो इसका मेन सेगमेंट है वो बजट का। क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों जो है वो ट्रेड डेफिसिट के साथ साथ जो है बजट डेफिसिट भी ऑल टाइम हाई 7.8% के ऊपर और 9% के करीब था। इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास ये कुशन नहीं था कि गवर्नमेंट आवाम पर, लोगों पे पैसा खर्च कर सके। लेकिन जिस तेज़ी के साथ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उससे इम्कान ये है कि जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की होगी, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आएगा, एग्रो बेस आप इंसेंटिव सब्सिडी देंगे, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देंगे, जैसे गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली दिया है। और एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसका इम्पैक्ट आप आने वाले वक्तों में देखेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जो इन्होंने पावर के अंदर सब्सिडी दिया और गैस के अंदर दिया है। इससे क्या होगा कि नए एम्प्लॉयमेंट, आपके मुल्क में 10 मिलियन जॉब हर साल आपको रिक्वायर्ड है। इंडिया के अंदर 1 करोड़ नौकरियां हमें हर साल चाहिए आपको अपने जीडीपी को रखने में, सस्टेन करने के लिए। अब आप जो जीडीपी लेके चल रहे 3.5 और 3% के हिसाब से, इससे आप क्या पॉवर्टी बढ़ रही है। जो पॉवर्टी मुशर्रफ साहब के दौर में 36% पे आ गई थी, आज आप 48% के ऊपर दोबारा आ गए। मतलब लोगों की जो सलाहियत है वो गिरती चली जा रही है, और आपके मुल्क के जो है ना वो जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कमज़ोर से कमज़ोरतर होता जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है ना पुरानी हुकूमत की गलतियों की वजह से, अब आप मिसाल के तौर पे आज अपने घर के ऊपर जो है ना वो डबल एक्सपेंडिचर कर दें और बाहर से बोरो करके कर लें, तो यकीनन आने वाले वक्तों में आप सफ़र करेंगे और आप अपनी पूरी फैमिली को भी साथ सफ़र करेंगे। यही आपके मुल्क के साथ हुआ है कि पिछले दिनों में जो एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया वो इन चीज़ों को बलाए ताक रख के बढ़ाया गया कि इसका इम्पैक्ट आने वाले वक्तों के ऊपर आवाम पे भी पड़ेगा और इसके मुल्क के सिक्योरिटी के ऊपर। देखिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है, ये आपके इस रीजन के ऊपर रहते हुए ये एक बहुत अलग टॉपिक है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा मुझे साथ साथ करेक्शन करते जाइएगा मेरी। अगर उन्होंने इतना ज़्यादा खर्च किया, मतलब जो उधार ले लेके भी, जिसका बाद में हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो अपोजिशन भी एक चीज़ होती है जिसका काम सिर्फ तनकीद करना होता है और इस तरह के किसी स्टेप से रोकना होता है। तो उस वक्त मतलब कोई मतलब खास खातिर खैर रिजल्ट्स कौन थे मेरे इल्म में तो नहीं है, आपको पता हो। अपोजिशन ये हमारी इमरान खान साहब थे ना, पीपल्स पार्टी मेन जो पार्लियामेंट में तो वो थे। अच्छा, तो बाकी जो बाहर की जो अपोजिशन थी, पार्लियामेंट से बाहर ज्यादा जो की अपोजिशन, वो पीटीआई ने की जी, जैसे धरना दिया इस तरह। ठीक है, ओके। दोनों अपोजिशन का किरदार वैसे यहाँ पे बड़ा मजबूत किरदार होना चाहिए। आप खुद समझ सकते हैं, आप समझदार हैं। पोजीशन जब पीपल्स पार्टी होगी तो फिर आप कैसे क्रिटिसिज्म करेंगे। मैं मुबशिर भाई से इत्तफाक करूं और उसके बाद फिर मैं मुबशिर भाई के खिलाफ खड़ा हो जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो मुझे अगर मुबशिर भाई से अगर इख्तिलाफ करना होगा तो पूरे तरीके से करना होगा और बाबांगे दुहल इस बात को कहना होगा, तभी अवामुन नास जानेगी। नहीं, मगर ये भी तो एक तरीका है कि आप जो बशीर भाई की सही बात है आप उनके साथ इत्तेफाक करें, जो बात सही नहीं है उसे इख्तिलाफ करें। वो नहीं बना, वो नहीं हुआ। वैसा नहीं, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर आपके इतने ज्यादा थे, ट्रेड डेफिसिट इतने ज्यादा थे, इन तमाम चीज़ों को पिछले हुकूमत के अंदर न अपोजिशन ने इस बात को उठाया और ना ही गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को देखा कि आगे आने वाले जो हुकूमत है उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा।
मेरे ख्याल में इसके लिए एक सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस चीज को होना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट इससे ज्यादा एक्सपेंडिचर ना कर सके और ना ही इससे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि ये मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को, देखिए ना, अगर अनार्की फैल जाए, लोग रोडों पे आ जाएं, लोगों के पास अगर इनकम नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगा, पूरी इकोनॉमी आपकी जो है ना वो खत्म हो जाएगी, अनसर्टेनिटी होगी, अनहैप्पीनेस आपके एनवायरनमेंट में बढ़ेगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट लोगों के ऊपर आना शुरू होगा। मतलब इतना वास्ट इम्पैक्ट है इसका कि आप पूरे मुल्क के अंदर इसका क्योस हो सकता है। सही है सर, वो जहां से हमने जरा रास्ता दूसरा अख्तियार किया, फिर दूसरी तरफ निकल गए थे हम लोग। फीकस आमदनी जो है वो अब कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि सब चाहते हैं कि जो नौकरियां कर रहे हैं, क्योंकि इधर तो सबकी तनख्वाहें कम हुई हैं और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनकी नौकरियां जो थी वो छूट गई हैं, और एक उससे भी बड़ा एक लोगों का सैलाब मौजूद है जो नौकरियों के उम्मीदवार हैं, जिनके आगे सारी रोशनी खत्म हो गई है, मतलब उनकी उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। प्राइवेटाइजेशन एक चीज होता है जिसके अंदर आप अपने एसेट को सेल करते हैं और उससे जो आपके पास अर्निंग आती है उसको आप डेवलपमेंट में और अवामुन्नास के फलाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट ने 300 अरब रुपए का इसके लिए बजट रखा है जो 3 ट्रिलियन के करीब होता है, और वो गवर्नमेंट इस पैसे को जो है ना डेवलपमेंट पे इस्तेमाल करेगी। गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से कर सकती है, पर कैपिटल इनकम इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। पर कैपिटल इनकम ना मैं चाहूँ या आप चाहें या मुबशिर भाई चाहें तो ये नहीं हो सकता, गवर्नमेंट को इसके लिए स्टेप लेना होगा, और गवर्नमेंट इसके लिए अपने डेवलपमेंट बजट को, जैसे गांव के अंदर रूरल एरियाज के अंदर डेवलपमेंट करे तो फिर ये चीज बढ़ सकती है। जी जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद बाकर साहब, आप तशरीफ लाए, एक अच्छी गुफ्तगू रही आपसे, काफी मालूमाती गुफ्तगू थी, थैंक यू सो मच। दोस्तों एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो इसी मौजू पे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वक्फे के बाद हमारे साथ एक मेहमान और भी मौजूद होंगे जिनसे हम इस हवाले से मजीद बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से कि महंगाई को किस तरह काबू किया जाना चाहिए। और ये मैं बताता चलूँगा प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ ताउन किया है MCB बैंक ने, और इनका पैगाम है जो आप दोस्तों तक मुझे पहुंचाना है। कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की हज स्कीम 2020 के तहत हज दरखास्तें बजरिया MCB बैंक 25 फरवरी से 6 मार्च 2020 तक जमा की जाएंगी। बगैर किसी परेशानी के हज की दरखास्तें MCB बैंक के तरबियत याफ्ता अमले के जेर निगरानी जमा करवाएं। हज ग्रुप बनाने की सहूलत, इसमें मतलूबा जो दस्तावेजात हैं वो भी बताई जा रही हैं। मुस्तनद शनाख्ती कार्ड, 1 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर और पासपोर्ट जो 1 फरवरी 2021 तक वैलिड हो। तो इस हवाले से कहते हैं कि अपनी करीबी MCB बैंक ब्रांच में तशरीफ लाएं और हज दरखास्त जमा करवाएं। ये था पैगाम जो आप दोस्तों तक पहुंचाना था। अभी आएंगे हम महंगाई के जिन को काबू करने के हवाले से बात करने के लिए। हमें स्टूडियो में हमारे साथ मुबशिर मीर साहब मौजूद हैं जिनसे हम वक्फे से पहले भी बात कर रहे थे, अभी भी हम बात करेंगे इस हिस्से में भी। और अभी हमें ज्वाइन किया है मईशतदान जनाब नदीम मौलवी साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फहीम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आपका शो इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं यकीन करें रास्ते में आपके जो शो देखते आ रहा था और इतना मजा आ रहा था, क्योंकि पता है ये मसला जो है ये मईशत का, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, और खास तौर पे एक बात जो आपने कही कि लोगों की आमदनी कैसे बढ़े। जी हाँ, फीकस आमदनी के बारे में हम बात कर रहे थे, बाकर साहब ने बड़ी अहम मालूमात हमें फराहम की है। देखिए आमदनी बढ़े नहीं ना तो मुश्किलात बढ़ जाती है, पर उसी आमदनी में अगर हम अपनी मुश्किलात को कम कर दे आवाम के, जैसे देखें आमदनी उतनी है बिजली का बिल बढ़ जाता है, जी हाँ, ठीक है। उसके बाद स्कूल में बच्चों की जो फीसें हैं वो बढ़ जाती है, दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं। ये सारे अखराजात अगर हम कम करते हैं तो हमें अपनी आमदनी ज्यादा लगेगी। पर अगर जिस वक्त आमदनी यही है और अखराजात बढ़ रहे हैं
तो हमारी आमदनी बढ़ाने के जो जरिए हैं वो आसान नहीं है। सर वही बात हो रही थी कि देखें अभी मतलब मौजूदा हुकूमत की कोशिशें अभी नजर आ रही हैं हमें, हम एक अच्छी उम्मीद रखते हैं, हम एक अच्छा गुमान भी करते हैं कि इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो आइंदा आने वाले वक्त में हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे और आवाम की जो तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, वो कम होंगी। जिस तरह अभी पेट्रोल की कीमत की बात करें आप, या किसी भी चीज की, आपने बिजली के बिल की मिसाल दी है आपने, तो आमदन हमारी वही है। तो अगर पहले एक चीज की कीमत 60 रुपए से बढ़कर 100 रुपए हो गई है और अब वापस अगर 5 रुपए कम हो गई है वो, तो इससे तो अवाम को कितना फायदा होगा? ये तो नुकसान में थोड़ी सी कमी आई, फायदे की तरफ तो तब भी नहीं पहुंचे हम। फहीम, ये जो लोग कहते हैं ना इकोनॉमिस्ट का काम ये होता है, जो आपके पास है ना, जितने भी रिसोर्सेज है, उसी रिसोर्सेज से अगर आप जनरेट कर सके कारोबार, उसी रिसोर्सेज से आप खुशहाली ला सके, तो आप इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हम बात करते हैं, अक्सर हमारे कर्जा होता है ऑयल प्रोडक्ट्स पे, ठीक है जी। अब हमारे यहाँ क्या है कि हम इसके ऊपर काम किस तरह से कर सकते हैं? उसका आसान इलाज ये है कि आप ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को चेंज करें। अब आपके यहाँ सड़क पे हजारों लाखों गाड़ियां चल रही है, लाखों की तादाद से मोटरसाइकिलें चल रही है, पब्लिक बस नहीं है। अगर आपके पास पब्लिक बस होगी तो मोटरसाइकिल में जो तेल डलता है, अगर एक मोटरसाइकिल पे 1 लीटर तेल डलता है ना, तो 1 लाख मोटरसाइकिल पे आपको कितने 1 लाख लीटर बचता है। तो पूरी दुनिया में जितने मुहज्जिब मुआशरे हैं वो यही कर रहे हैं, वहां पे हमारे ट्रांसपोर्ट बड़ी कामयाब है। देखिए लंदन चले जाए, ट्यूब सिस्टम है, दुनिया के हर मुल्क में चले जाए, ट्रेन सिस्टम है, बस सिस्टम है। हमारे यहाँ क्या है कि अगर हम एक सोच है ना, इकोनॉमिस्ट क्या करता है, प्लानिंग करता है। मैं चाहता हूं कि हुकूमत को ये एडवाइस दूं कि आप देखें ट्रांसपोर्टेशन बस सर्विस अच्छी कर दे, तो मैं अपनी गाड़ी बंद करूंगा घर में और बस में जाऊंगा। इससे क्या होगा? पोल्यूशन कंट्रोल सही है, इससे आपकी ऑयल की इंपोर्ट्स कम हो जाएगी, पेट्रोल का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा, तो इसमें क्या है कि हुकूमत का बर्डन कम हो जाएगा। और अब जो मतलब जिसका खर्चा बच रहा है, अगर किसी का 10,000 रुपया महीने का गाड़ी का खर्चा, उसको मतलब गाड़ी का पेट्रोल उसे भरना पड़ रहा है, वो भी कम होकर अगर 3-4 हजार रुपया आएगा तो 6,000 रुपया उसकी वो भी बचत हो रही है। और देखिए ना, जो पेट्रोल के अलावा जो मोटरसाइकिल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, और मोटरसाइकिलों पे लाखों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उस एक्सीडेंट से बच रहे हैं आप, और ये सारे इसके इम्पैक्ट्स होती है, सब प्लानिंग होती है। मगर इसमें आप ये बताएं, जो पिछली जो हुकूमत थी, उन्होंने ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से लाहौर में मेट्रो बस और इस तरह वो अभी एक बस जो है, वो जंगला बस जो है, उसके जिसके नहीं वो यही थी, मेट्रो ही थी, वो एक और बस जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर नुकसान हो रहा है, और वो मेट्रो ही है। अच्छा मेट्रो ही है, लेकिन अभी जो चलेगी वो होगी ऑरेंज ट्रेन। यस, ऑरेंज ट्रेन। लेकिन एक चीज जो है ना, उसमें मैं इसमें इजाफा ही करना चाहता हूँ, ये जो ठीक है, इनकी बात को आगे बढ़ाइएगा, मगर यही जो ये बता रहे हैं सर, वो उन्होंने पिछली गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की तो थी। नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊं, देखें इसमें 2-3 चीजें हैं। मतलब एक तो वो लोग हैं जो आपने पहले अपनी गुफ्तगू में बयान किया था कि कुछ लोग हैं जो नई जॉब्स के लिए बाहर आ रहे हैं, जी हाँ, और कुछ हैं जिनकी जॉब्स जा रही हैं, और जो जा चुकी हैं, ठीक है। अब यह है कि एक गवर्नमेंट का जो है ना एक रोल होता है, जो रियासत जो आपको देती है। हमने देखा है कि पिछले 20 से 25 साल में पाकिस्तान की रियासत ने जो सहूलतें दी हुई थी ना आवाम को, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई हैं। जैसे आप देखें कि सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा असर हो गया है, तो हर कोई प्राइवेट एजुकेशन के लिए जा रहा है, और प्राइवेट एजुकेशन के अखराजात बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसी तरह जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, बहुत ही बेचारा जो बहुत ही उसका हाल नहीं है, तो वो चला जाएगा, लेकिन उसे मेडिसिन नहीं मिल रही। तो सरकार, लेकिन वहां पे लोगों को खर्चे हो रहे हैं, हुकूमत के खर्चे हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का निजाम बढ़ गया है, तो अगर कोई बीमार हो रहा है तो वो कहीं से उधार उठा रहा है, कुछ कर रहा है, करप्शन भी कर रहा है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल का निभा रहा है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट का इन्होंने एग्जांपल दे दी। इसी तरह आपके सामने सिक्योरिटी का निजाम है, वो बिल्कुल जो है वो इस तरह। तो जो रियासत की जिम्मेदारियां थी, जिसकी वजह से लोगों को कम आमदनी में भी गुजारा होता हुआ नजर आता था, वो उसमें कमी आई है। तालीम और सेहत का ये 2 मेजर इश्यूज हैं। हाँ, अच्छा, फिर जो मैंने मार्केट का जिक्र किया था, तो असल प्रॉब्लम जो है ना वो होलसेल मार्केट है। रिटेल मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है इतनी जितनी होलसेल की है। पीछे से सप्लाई जिस हिसाब से आएगी, आगे उसी हिसाब से सेल होगा। अच्छा, जो डीसी का ऑफिस का मैंने जिक्र किया था, वो आके जो फाइन्स करते हैं
वो आके गरीबों पे करते हैं, छोटी छोटी दुकानों पे करते हैं। बल्दियाती निजाम की बात कर रहे हैं ना, मैं जो समझ लें कि जिनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है वो रिटेल शॉप को की जाती है, लेकिन जो पीछे होलसेल की सप्लाई चेन का निजाम है उसके ऊपर कोई जो है ना उनका जो है ना वो जोर नहीं चलता, क्योंकि वो वहां पे बिग शॉट्स हैं, उनको वो नहीं देखते कि मसलन अभी आप देखें कि वो तो बहुत शोर मचा तो 2-4 उन्होंने जो है ना वो जखीरे पकड़ लिए चीनी के और कुछ चीजों के, अदरवाइज जो है उनको कोई हाथ नहीं डालता। अभी रमजान में देखिएगा सारे फलों के हवाले से ये होगा। अच्छा, वो क्या होगा कि वो दुकानदार उस वक्त करता है जब वो पीछे से महंगी लाता है, मगर वो भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है, ऐसा नहीं आप कह सकते। अच्छा, रोल वो क्या प्ले कर रहा होता है, मैंने थोड़े से इस पे वर्क किया यहाँ सदर में कि अगर एक जो है ना वो ठेले वाला है ना, तो फहीम उसको रोजाना जो लोग उससे आके हिस्सा मांग रहे हैं ना, मसलन वो कॉर्पोरेशन का बंदा भी हिस्सा मांग रहा है, पुलिस वाला मोबाइल वाला भी हिस्सा मांग रहा है, वहां का लोकल कोई इधर उधर कोई फटेबाज बंदा वो भी हिस्सा मांग रहा है, फिर उसके बाद ये भी उसके ऊपर एक तो क्या ये करप्शन नहीं है? करप्शन है। तो उस करप्शन को कौन खत्म करेगा? और नवाज शरीफ साहब तो वापस नहीं आ रहे, तो उतनी देर कम से कम इन्हीं को पकड़ लें। हाँ। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि मसलन आप अपने लोगों को तैयार कैसे कर रहे हैं। मसलन आप ठीक है सड़क भी बनाएं, लेकिन इंसान पे पैसा भी खर्च करें, जिसने पैसा कमाना है। जी ठीक है, देखिए ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, जब तक आप ह्यूमन रिसोर्स पे नहीं खर्च कर रहे, हम ह्यूमन रिसोर्स पे नहीं खर्च कर रहे, तो जैसे जब ह्यूमन रिसोर्स पे आप खर्च करेंगे तो फिर वो बंदा ज्यादा कमाई कर सकता है, वो ज्यादा कमा सकता है। तो नदीम साहब, आप मुबशिर साहब की बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मैं एक चीज मैं समझता हूं कि आज तक हम क्या करते हैं, कहते जा रहे हैं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पर उस प्रॉब्लम के हल की तरफ नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। और उसकी प्रॉब्लम का हल है पॉलिसीज। अब देखिए, पहले हमने पॉलिसी एक जमाने में बनाई थी कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी मनमानी करता था तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वही चीज आपको सस्ते में देता था, वही सर्विसेज देता था। मैं मिसाल के तौर पे आपको बता दूं, पहले अगर स्टील की कीमतों में इजाफा कर रहे होते थे तो उन्हें पता होता था कि भाई स्टील मिल जो है वो इस कीमत में स्टील दे देगा, उससे अच्छी क्वालिटी से। तो फिर क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। अब सीमेंट की मिसाल ले लें, पाकिस्तान में अभी कोई गवर्नमेंट की सीमेंट इंडस्ट्रीज आपको नजर नहीं आ रही, तो ये जो प्राइवेट सीमेंट सेक्टर है ये अपना एक कार्टेल बनाते हैं, अपना एक रेट फिक्स करते हैं। तो देखिए, जब भी मगर सर प्राइवेट सेक्टर पे बाजुकात अच्छा कंपटीशन भी रहता है। आप देखें जो सरकारी एयरलाइन है हमारी, उसकी टिकट ज्यादा महंगी है, जो प्राइवेट एयरलाइंस है उनकी टिकट फिर भी 500-1000 रुपए सस्ती होती है। फहीम, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जी आप अगर एमडी है, आपने प्रॉफिट शो नहीं किया, आप ये नहीं कहते कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं है, ये अवाम को सहूलतें देने के लिए ठीक है, और रेट कंट्रोल करने के लिए। देखिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा, तो फिर यहाँ से फिर जॉब्स भी मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी और सारा काम होगा जिसमें अवाम को डायरेक्टली फायदा होगा। आपकी इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल्ड आ जाती है, माफिया काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जी अगर हमने अपनी रेट बढ़ाए गवर्नमेंट यहां से दे देगी। तो यूटिलिटी स्टोर्स का क्या मकसद था? यही मकसद होता है, गवर्नमेंट पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि हुकूमत को चलाने के लिए कंपनीज को बेहतर करती है। ठीक है, ठीक है, यानी कि निजाम को बेहतर करने के लिए और अवाम को सिर्फ सहूलत पहुंचाने के लिए ये काम किया था। बिल्कुल सही है जी। एक वक्फे का वक्त आ गया, फिर से एक वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिशों के हवाले से बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मुबशिर मीर साहब और नदीम मौलवी साहब। आपको एक दफ़ा फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मुबशिर साहब, देखें अभी हमने जो पहले भी बात की जिसमें चीज़ों के महंगे होने के जो अवामिल हैं उन पर बात कर रहे थे हम कि आखिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिनको काबू किया जाए तो हमें चीज़ें जो हैं वो बेहतर कीमतों में मिल सकती हैं, एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ सकती है। तो सारी बहस में हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी इन दो नुक्तों पे बात की है और जिनसे ये चीज़ मतलब हमारे मेहमानों ने भी इत्तफाक किया है कि यस ये पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से चीज़ें महंगी होती हैं। आप ये बताइए कि इनके खिलाफ हुकूमत को किस किस्म के एक्शंस लेने चाहिए? ये कोई आज का नया मसला नहीं है और ये
ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ दौरे हाजिर का मसला है, ये माजी में भी रहा है और ये मुस्तकबिल में भी रहेगा, मगर वो इसको काबू करने के किरदार मुख्तलिफ होंगे। जी अच्छा, एक चीज तो ये है कि जैसे आप जिक्र कर रहे थे, जैसे नदीम साहब ने कहा कि एक कार्टल्स बनते हैं और फिर वो माफिया की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, गवर्नमेंट के मुकाबले में इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो अपनी मर्जी से कीमतों का तयन करते हैं। जी। तो देखिए, गवर्नमेंट का एक इदारा भी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो इन चीज़ों को वॉच करता है, जो देखता है कि कौन सी इंडस्ट्री किस हिसाब से चल रही है। लेकिन वो अगर काम करे तो बात असल में ये है कि जो हमने इदारे कुछ बनाए हुए हैं, हमने कवानीन भी बनाए हुए हैं, हमने बहुत सी चीजें ऐसे करके रखी हुई हैं, लेकिन हम उन्हें प्रैक्टिस नहीं करते। असल चीज है कि मसलन पाकिस्तान में मसला कानून साजी नहीं बल्कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन है कि मसलन आप अपना मैकेनिज्म नहीं बनाते। एक चीज जो है ना वो कैसे होगी, अभी मैं आपको एक चीज बताऊं। अच्छा, तो उसका सिरा क्या है? सिरा सिंपल बात है। देखिए, आप चीज है कि मसलन हर इदारा जो होता है, आप अब कहते हैं ना जी खराबी कहाँ से शुरू हुई और खत्म कहाँ पे हुई। पहली चीज ये है कि मैं आपको बताऊं कि जो दुनिया में हमारे सामने जो रोल मॉडल बन जाते हैं या बने हुए हैं, वो है जी फर्स्ट वर्ड, जिसे आप कह लें कि जी फलाना मुल्क तो बहुत अच्छा है, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, फलाने मुल्क चल जाओ जी, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके अच्छा होने में सिर्फ उनकी हुकूमत का मसला नहीं है, उनकी अवाम का भी मसला है। वहां की अवाम जो है वो उनको अच्छा रखने पे मजबूर कर देती है। उनकी अवाम की अवेयरनेस लेवल, मैं जो पहले जिक्र कर रहा था और आपसे अर्ज की थी कि हमने इंसानों पे इन्वेस्ट नहीं किया, हम इंसानों पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हाँ, सड़का चट रही है, सड़क हमारी आवाम भी तो उधर जाके सही हो जाती है। अच्छा, नहीं वो इसलिए सही हो जाता है, नहीं वो सही तो इसलिए होती है ना कि वो अब अगर 100 में से 99 बंदे सही काम कर रहे हैं तो आपको करना पड़ता है ना, वरना आप अजीब से लगते हैं। यहाँ पे जो 99 जो है वो ये कर रहे होते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि तू पागल है, तू खड़ा हो गया, सारे पार हो गए ने, तो सिग्नल अच्छा, जो साथ गाड़ी में बैठे होते हैं वो भी जोर देते हैं, क्यों रुक गए हो, देखो सारे जा रहे हैं। तो क्या है कि जो अवाम है वो कितनी, हम अवाम एजुकेटेड है, कितनी उसको अवेयरनेस है, कितना वो विजिलेंट है। मसलन मैं एक चीज कहता हूं कि वो कहते हैं ना जिंदा कौम है हम, मैं कहता हूं जिंदा भी हो जाओ और बेदार भी हो जाओ। सिर्फ जिंदा तो है मगर सुते बंदा भी जिंदा होता है ना, तो बेदार होना चाहिए। असल में यह कि आप कंसर्न कितने हैं, आप देखें वहां पे कितना कंसर्न होता है, कि जरूरी नहीं। अच्छा, हम कितने कंसर्न होते हैं जो मुझसे मुतल्लिका है। अगर आपको ज्यादती हो रही है, मैं कहता हूँ ये तो फ़हीम के साथ ज्यादती हो रही है, आप भी फ़हीम ही निपट लेगा। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, इंसान से ज्यादती हो रही है, मुझे इसमें खड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये है कौम की इलामत, ये है कौम की इलामत। लेकिन ये है कि यार वो मौलवी साहब को जो है ना वो पुलिस पकड़ के ले गई, पता नहीं है कुछ कीता होएगा। तो मैंने नहीं पता करना कि मौलवी साहब के साथ ज्यादती हुई है कि मैं एक बंदे के पीछे नमाज पढ़ता था, वो नहीं, ये मौलवी साहब, ये मौलवी साहब बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मौलवी साहब नहीं, ये भी पढ़ते हैं, नहीं ये भी पढ़ते हैं, लेकिन इनका चूंकि सरनेम है तो मैं इसलिए कह रही हूँ, मतलब नदीम मौलवी साहब अगर जो है इनको पुलिस ने जो है ना वो कोई इंसानी हकूक का मसला हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है फ़हीम, असल में यह है कि हम अकेले अकेले जंग लड़ रहे हैं। सही, हम इनफरादी तौर पर हम बड़े शानदार लोग हैं। आप मेरा प्रोफाइल उठा लें अपना, तो आपका तो खैर बहुत ही अच्छा होगा। उससे उसके अलावा भी जितने भी प्रोफाइल देखें, जो इनफरादी प्रोफाइल है हमारे वो बड़े शानदार हैं। लेकिन हमारे इज्तमाई फैसले, हमारे इज्तमाई जो जुर्रत है वो जीरो है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान का माशाल्लाह माशाल्लाह सियासतदान, सेक्रेटरी फलाना, उसका आप देखेंगे अच्छा इसने ये भी किया है, लेकिन जो इसने इज्तमाई जो इसकी जिम्मेदारी थी वो क्या किया हमने। तो ये है, हमें जो जरूरत है तमाम मसलों का हल एक कौम होने में है। आपका दुख मेरा दुख होना बिल्कुल सही। तो नदीम साहब, ये जो एक कौम वाली बात कर रहे हैं, यकीनन आप के तासुरात बता रहे हैं कि आप इत्तेफाक करते हैं कि ठीक है हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है, मुत्तहिद होने की। ये कैसे मुमकिन होगा? हमारी कौम जो है ना सबसे बेहतरीन कौम है। उसकी वजह मैं आज आपको बता दूं, इन्होंने कहा ना सड़क पे एक आदमी गिर जाता है ना तो 10 आदमी रुकते हैं उसकी मदद करने के लिए। हमारे यहाँ सिर्फ निजाम गलत है। मैं अगेन आपसे कहूंगा, अच्छा, टायर के हवाले से देखा है, अगर कोई खातून का टायर पंक्चर हो जाए तो फिर 10 आदमी। सैलाब आता है
जी हाँ। कोई मसला सही है, आता सही है, है। अवाम इकट्ठा होती है बिल्कुल ना, होती ये है। वही कौम है। सैलाब, जलजला, मतलब देखिए, सारे अपने काम अब छोड़ के हमने निकल जाते जैसे हैं। कहते हैं ना, निजाम, जैसे मैंने कहा ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ गवर्नमेंट को रखते हैं, पर आप ये नहीं उनको फोर्स करें कि जी आपने प्राइवेट के साथ मुकाबला करके प्रॉफिट कमाना है। आपने एक मैकेनिज्म बनानी होती है, ठीक है। अब आपने कहा ना एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये फूड सिक्योरिटी होती है मुल्क की, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होती है। वो क्या करते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं, जो जब काश्तकार होते हैं, उनसे उनकी जो फसल होते हैं वो खरीदते हैं, वहां स्टोरेज सिस्टम बनाते हैं, उनके हुकूमतें नफे का भी बनाते हैं, ख्याल रखते हैं। उनके नफे का ख्याल रखते हैं। बैंक जो है आप देखेंगे ज्यादातर देहातों में होते हैं, जो कि उनको लोन दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ मुसीबत यह है, जो किसान है वो जमींदार से अपनी जमीन गिरवी रखवा के सूद पे सामान लेता है, और फिर उसके बाद उसको ना बीज मिलती है ना कुछ मिलता है। वो बेचारा जो उगा रहा होता है उसे एक मिडिल मैन आके ले जाता है, आपको महंगाई कर देता है। ना हुकूमत उस पर कंट्रोल कर सकती है, ना वो बेचारा फार्मर कुछ कमाता है। निजाम को शुरू करे वहां से जहां से ग्रोथ हो रही है, जहां से एक किसान अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से, एक बीज से एक फल उगाता है। तो देखिए वो बीज उसको नई नई तरीके के नई जदीद मशीनें दे, बीज दे, ये सब चीजें अगर आप देंगे। इसे बायो इंजीनियरिंग कहते हैं शायद। इसको देखिए, वो थोड़ी सी और डिफरेंट हो जाए। अब हम हाँ, वो सॉरी दूसरा आम जबान में मैं आपसे कह दूं बिल्कुल कि भाई एक किसान है, उसको पैसे की जरूरत है। अगर उसी के गांव में एक बैंक होगा और वो बैंकर जाके कहेगा जनाब मैं आपको ये कर्जा दूंगा कम सूद पे, आप ये फसल उगाएं, फिर वहीं पे स्टोरेज सिस्टम हो कि अगर उसके वो ये नहीं हो कि वो बेचारा किसान परेशान होता है कि अगर किसी ने मेरे ये सामान ना उठाया तो ये खराब हो जाएगा, वो कौड़ियों के दाम बेचता है। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, सर इसमें मैं ऐड सर इस पे मैं सर ऐड लेना चलूंगा सर, ब्रेक पे जा रहे हैं हम। वो फायदे का है, ज्यादा फायदे का है। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास, और महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिशों के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। मुबशिर मीर साहब हमारे साथ हैं, नदीम मौलवी साहब हमारे साथ हैं। अच्छा मुबशिर साहब, हमने ये देखा है कि अभी पिछले कुछ अरसे से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो एक इमेज है, जो पाकिस्तान का एक जो पीस के हवाले से और वैसे भी जो एक रोल है वो बड़ा प्रोमिनेंट हुआ है, और पाकिस्तान की मतलब जो एक साख है वो बेहतर हमें महसूस हुई है। तो क्या पाकिस्तान के इमेज के बेहतर होने से भी मुल्क के ऊपर उसकी महंगाई पे और ये इन सारी चीजों पे असर होता पड़ता अच्छा, है? एक हिसाब से हो सकता है। कैसे? ठीक है, अच्छा वो ऐसी आप तजवीज ही ले लें। देखिए, जब मुल्क का इमेज बेहतर होता है ना तो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है। ओके, यस। तो इन्वेस्टमेंट आती है तो इसका मतलब है, और आपके मुल्क में लोग आते हैं। आपको मेन चीज जो एक बॉटम लाइन है, हर मुल्क दुनिया में क्या कोशिश कर रहा है कि उसके मुल्क में सरमाया आए, वो टूरिज्म से आए, वो फैक्ट्री को आके लगाए, कोई यहाँ आके लोगों पे पैसा खर्च आप करें, कुछ करें, ठीक है। हर तरह से दुनिया में लोग जो हैं वो ये कोशिश करते हैं, ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि वो पैसा सक करें। अभी आप एक चीज देखें, दुनिया अपनी नेशनैलिटी बेच रही है। यस, पासपोर्ट बिक रहा है। हाँ 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 हाँ। टर्की बेच रहा है, पोलैंड बेच रहा है, पुर्तगाल बेच रहा है। क्या $2 लाख लाओ, $3 लाख लाओ। हम अभी उस स्टेज पे जा ही नहीं पा सकते। हमारे लोग पैसे लेके बाहर जा रहे हैं और नेशनैलिटियां खरीद रहे हैं। क्या वो मुल्क जो है वो मैंने एक देखा कि भाई एक वेस्ट इंडीज का एक बिल्कुल ऐसे क्या पहाड़ सा था, उसके ऊपर एक घर बन रहे हैं और वो नेशनैलिटी बेच रहे हैं। तो दुनिया में कनाडा ने अपनी वो पूरी साइड आबाद कर ली है जो सर्दी की वजह से जहां खुद नहीं घुसते थे। आप अपना जो है एक दफा इमेज की बात की है, हमने करतारपुर बनाया, बड़ा अच्छा इमेज हुआ, वंडरफुल। अभी टूरिज्म में हमको बहुत आगे जो है वो रेटिंग की जा रही है, लोग हमारे पास आना शुरू हो गए और हमारे पास जो जितने डिप्लोमेट्स हैं वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस इमेज का फैसला मेरा ख्याल है कि इस इमेज का फायदा होगा। अब ये है हमारे ऊपर, पता क्या है, एक चीज सिर्फ है कि हम इसको जो है ना आगे लोगों जो आ जाएं उनको हम एंटरटेन कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो उनके लिए हम अगर आवाम की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं उस हवाले से, आवाम की गवर्नमेंट की। अब देखें, अगर फर्ज करो कि दुनिया ने कह दिया कि हम टूरिज्म के लिए अच्छा मुल्क हैं और एक बंदा आ जाता है मौजूद आड़ू देखने के लिए,
तो फिर वो क्या करेगा आके? नो। इसमें किसकी जिम्मेदारी है कि अब वो मौजूदाड़ू जाके बताए कि जाओ जाके दोबारा देखो मौजूदाड़ू ठीक है? तो ये हमें आगे हमारा नदीम साहब आप क्या ख्यालात रखते हैं इसी हवाले से कि पाकिस्तान के इमेज बेहतर होने से क्या मुल्क मतलब अवाम को और महंगाई के हवाले से कोई फायदा हो सकता है? देखिए, दुनिया भर में लोग दो चीज देखते हैं, एक अवाम मुल्क कैसा है, दूसरा इकोनॉमिकल, मतलब महंगाई है, चीज सहूलतें कितनी हैं इस मुल्क में। अब ये इमेज इतना अच्छा बन गया, मैं एक मिसाल दूंगा, हिंदुस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि आज आप यहाँ पे इमिग्रेशन खोल देना, 1 लाख क्या 3 लाख डॉलर दे के मुसलमान आएगा पाकिस्तान में, ठीक है जी, क्योंकि वो उसको पता है कि उस मुल्क में बेशक इकोनॉमी बेहतर है पर उसके हालात सही नहीं है, वहां पे लोगों को आजादी नहीं है। पाकिस्तान का आप कुछ भी कह दे, यहाँ पे आजादी है, आपको बोलने से मना नहीं किया जाता है। आज भी आजाद कश्मीर में 80% लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये एक आपके पास बहुत अच्छा आपका इमेज बिल्ड हो गया है। सेकंड, आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रही है, और सबसे अहम बात जो हमें इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आ रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट से देख के अगेन हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तेल की कीमतों की आप बात कर रहे हैं, अगर कोई प्रोग्राम के एक हिस्से में मैंने सुना था तो 30% जो है ना डिक्लाइन की तरफ आ गया, 1 साल के अंदर 20% आया था। और ये मैं पाकिस्तान मीडिया की खबर नहीं सुना रहा, तो अक्सर लोग कहते हैं जी मीडिया ऐसी उड़ा रहा है, ये CNBC की खबर है कि जी 20% जो है 1 साल में कम हुआ है, और अभी 2020 में जो है 10% कम हुआ है। पर हमें पॉलिसीज बनानी है, जब तेल की कीमतें कम हो जाए हम अपने रिजर्व टैंक्स में मजीद इजाफा करें, ताकि जब कीमतें बढ़े तो हम पे इम्पैक्ट ना आए। बिल्कुल सही होगा। थैंक यू सो मच नदीम साहब, आप तशरीफ लाए, और बशीर साहब आपको बेहद शुक्रिया। आज बड़ी मालूमाती गुफ्तगू रही हमारे मेहमानों के साथ इस अहम मौजू के हवाले से, और हम हुकूमत की कोशिशें, जितनी भी कोशिशें हैं हम उनको सराहते हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों के लिए, अवाम के लिए और ज़्यादा जो है वो आसानियाँ पैदा करने में इन हुकूमत की मदद करे। और बाकी अपने लिए भी सब दुआ किया करें, मुल्क के लिए भी दुआ किया करें। हम सब अपना रोल जो है वो बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह, तो बाकी सारी चीज़ें भी हमारी इंशाअल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। फहीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।